इसके पहले हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर में मोटर के छींटे ये पाठ हमने शुरू कर दिया था, जो जिसके लेखक है प्रेमचंद। उनका परिचय, संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर देखा था। मैंने आपको ये सब उस वीडियो में बताया था। तो किस प्रकार से वो पंडित जी जाते हैं, किस प्रकार से पंडित जी रास्ते में मोटर कार जो है वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल कर उनको, उनके शरीर को, उनके कपड़ों को वो गंदा कर देते हैं, और फिर वो किस प्रकार से उस मोटर कार वाले को पत्थर फेंक कर वो मारते हैं। इसके आगे का हम देखेंगे अब। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। यानी पहले तो पंडित जी जो है उस साहब को घुसा मारकर और उनको नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद में उनकी मेम साहब जो है, उनकी धर्मपत्नी जो है साहब की, वो कार से उतरकर उनके हाथ में जो छाता रहता है वो छाते से उनको ऐसा टोसती है, जिससे पंडित जी उनको बोलते हैं कि भाई हम मर्दों के बीच में आप मत आइए, नहीं तो आपको भी चोट लग जाएंगी, जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, ऐसा वो बोलते हैं। फिर मुझे उसका दुख भी होगा, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। और इतने में वो साहब जो है वो संभल जाते हैं, इतना अवसर उनको मिल जाता है जिसमें वो संभल जाते हैं और संभल कर उठ जाते हैं और अपने नोकदार टोकदार जूते से पंडित जी को एक किक वो उनको मारते हैं। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी, जिसके वजह से पंडित जी के घुटने में चोट लग जाती है। मैंने बौखला कर डंडा उठा लिया और साहब के पाँव में जमा दिया। और फिर अब इनको भी चोट लगती, पंडित जी को पहले ही वो गुस्से में थे और उनको चोट लगती इनकी वजह से, साहब की वजह से। साहब जूता मारते हैं तो जूते की नोक उनको मारते हैं तो उनको चोट लग जाती है, तो उसके वजह से उनको और गुस्सा आता। तो वो क्या करते पंडित जी, वो लकड़ी का डंडा उठा लेते और साहब के पाँव पर दे मारते हैं। वह कटे पेड़ की तरह गिरे, यानी जिस प्रकार से कटा हुआ पेड़ धड़ से नीचे गिर जाता है उसी प्रकार से वो नीचे गिर जाते हैं। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी और जैसे ही साहब जमीन पर गिरते हैं उधर से उनकी धर्म पत्नी जो है वो छतरी तान कर, मतलब छतरी ऐसा उठाकर वो उनकी तरफ दौड़ती है। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीनकर फेंक दी। अब वो नाजुक सी है, वो भी महिला ही, लेकिन अब कैसा है, भारतीय महिला और विदेशी महिलाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है, बराबर है। तो वो विदेशी महिला थी, बहुत नाजुक सी थी, तो पंडित जी को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने धीरे से वो छतरी छीन ली और एक तरफ उन्होंने वो छतरी फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था, यानी अभी तक उस गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने कोई हलचल नहीं की। वो ड्राइवर जो था वो अभी तक के बैठा हुआ था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पील पड़ा। यानी जैसे ही पंडित जी ने मेम साहब की छतरी उठाकर फेंक दी, वैसे ही ड्राइवर भी नीचे गाड़ी में से उतरा, उसने भी छड़ी उठाई, हाथ में लकड़ी उठाई और वो पंडित जी को मारने लगा। वो मैंने एक डंडा उसके भी जमाया, लौट गया। यानी पंडित जी ने एक डंडा फिर उसको भी दे मारा, वो वापस अपनी गाड़ी में चला गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल, हम तुमको पुलिस में देंगे। यानी अब ये सब जो तमाशा हो रहा था ये रास्ते में चल रहा था, बराबर, रास्ते के बीच बीच चल रहा था। तो आजू बाजू जो जाने वाले हैं, आने जाने वाले, वो सब खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। और वो जो साहब है, बड़े साहब जो है, तो वो इनको अंग्रेजी में उनको गालियाँ दी उन्होंने, रास्कल, और फिर बोला कि भाई हम तुमको पुलिस में दे देंगे। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफी दो। यानी जैसे ही वो उनको रास्कल बोलता है और हम पुलिस में देंगे ऐसा बोलता है, वैसे ही पंडित जी एक वो डंडा उठाकर उसके तरफ बढ़ते हैं कि भाई ये डंडा उठाकर उसके सर पर जड़ दूँ।
लेकिन तभी वो जो साहब है वो हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि नहीं नहीं बाबा, हमें माफ़ी दो, हम पुलिस में नहीं जाएंगा। इस प्रकार से वो माफ़ी मांगते हैं। मैंने कहा हाँ, पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो यही खोपड़ी रंग दूंगा। यानी फिर वो पंडित जी उनको बोलते हैं कि भाई हाँ, पुलिस का नाम यहाँ पर मत लो, नहीं तो मैं यहीं पर खोपड़ी रंग दूंगा, मतलब खोपड़ी में डंडा दे मारूंगा, जिसकी वजह से तुमको चोट लगेंगी और खून निकलेगा। बहुत होगा, 6 महीने की सजा हो जाएगी, पर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। यानी अगर मैं पुलिस में गया तो दादा दादा क्या होगा, 6 महीने की सजा मुझे होंगी, लेकिन मैं तुम्हारी ये आदत जरूर छुड़वा दूंगा, इतना पिटूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। यानी तुम लोग रास्ते पर मोटर चलाते हो तो क्या अंधे होते हो क्या? यानी राहगीर में जो चलते हैं उसके ऊपर छींटे उड़ेंगे तो कपड़े गंदे होंगे ना। आपको किस बात का घमंड है? घमंड में आप अंधे हो चुके हो। सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान ही नहीं रखते। यानी सामने से या बाजू से, आपके आजू बाजू से कौन जा रहा है, कोई जा रहा है, उस पर ये कीचड़ उछलेगा, इसका कुछ भी तुम ध्यान नहीं रखते। तुम अपने घमंड में, अपने गर्व में अंधे हो चुके हो। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। यानी उन जो तमाशा देखने वाले जो लोग थे उनमें से एक जो है तमाशा जो देख रहा था, एक व्यक्ति वो बोलता है, अरे महाराज, ये मोटर वाले जो है ये जानबूझकर, जो चलने वाले लोग रहते हैं उनके ऊपर जानबूझकर ये कीचड़ उछालते हैं और जब आदमी कीचड़ से लथपथ हो जाता है तो फिर ये उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर दूर जाकर ये जोर जोर से हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया कि एक को ठीक कर दिया। फिर वो बोलता है कि भाई आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया कि आपने किसी एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है? यानी फिर इसमें उस पंडित को, महाराज को और उसको हिम्मत बढ़ती उसकी, और उसकी हिम्मत बढ़ जाती। फिर वो बोलता है महाराज को, वो साहब को वो ललकारता है कि देखा जनता क्या कह रही है। साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। यानी साहब को तो वैसा गुस्सा बहुत आता है, बराबर है। तो साहब की आंखें लाल लाल हो गई थी। तो साहब उन लाल लाल आंखों से उस महाराज की तरफ देखता है और उनको बोलता है कि तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हिकड़ी कम नहीं हुई, आओ फिर और दो एक छोटा कस के। तो यानी वो उल्टा महाराज को डांट रहा था कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो महाराज उसको बोलता कि भाई अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे हो, अभी तुम्हारी हिकड़ी सीधी नहीं हुई, आओ और डंडा लेकर दूं तुमको, ऐसा वो बोलता है। साहब ने घिघियाकर कहा, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है, अब तो खुश हुआ। फिर साहब, अब जैसे ही वो पंडित जी बोलता कि आओ क्या डंडा लेकर, और क्या दूं क्या और भी डंडे, तो वैसे ही वो नरम पड़ जाता। फिर साहब उनके सामने दया की भीख मांगते हुए बोलता है कि नहीं नहीं बाबा, तुम सच ही बोल रहे हो, बिल्कुल सच बोल रहे हो, अब हुए खुश, ऐसा वो बोलता है। दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जो ही गाड़ी पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। यानी फिर से उन तमाशे देखने वालों में से फिर एक दूसरा बोलता है कि अभी जो चाहे कह दे। यानी अभी ये अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी पर बैठेंगे और यहाँ से निकलेंगे फिर वही हरकत वो शुरू कर देंगे, फिर वो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लगते हैं। यानी गाड़ी पर जैसे ही ये बैठते हैं सब अपने आप को नवाब का नाती समझते हैं, और जो राहगीर पे जो चलते हैं उनको वो कुछ भी नहीं समझते। दूसरे महाशय बोले, इससे कहिए थूक कर चाटे। यानी उनमें से फिर दूसरा और बोलता है कि भाई इसकी सजा ये नहीं, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि इसको बोलो कि भाई थूके और उसी को चाटे। तीसरे सज्जन ने कहा,
नहीं, कान पकड़कर उठाई बैठाइए। फिर तीसरा और बोलता है कि भाई नहीं, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि इसको कान पकड़कर उठक बैठक लगाने को बोलो। चौथा बोला और ड्राइवर को भी, यानी चौथा बोलता है कि भाई ड्राइवर को भी, इसमें ड्राइवर की भी गलती है। और सही माने तो ड्राइवर की गलती है। अगर ड्राइवर ही देखकर अगर चलाता बराबर तो ये सब होता ही नहीं। तो वो बोलता है कि भाई इसमें ड्राइवर को भी लो, ड्राइवर को भी सजा मिलनी चाहिए। ये सब बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पर अकड़ते हो। यानी वो बोलता है कि भाई ये सब, यानी जितने भी ड्राइवर है ये सब बदमाश होते हैं। यानी मालदार आदमी अगर घमंड करता है, उसको अगर गर्व है, तो हम समझ भी सकते हैं कि ठीक है भाई वो मालदार है, अमीर आदमी है, श्रीमंत है, वो बहुत अमीर है, धनवान है। लेकिन जो ड्राइवर है वो तो दूसरे की गाड़ी पर ड्राइवर है ना, उसको किस बात का घमंड है, वो किस बात का घमंड करता है, किस बात का गर्व करता है। चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ा, यानी तुम्हारे हाथ में गाड़ी क्या आ गई तो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे आंखों में पट्टी बन गई, यानी तुम किसी और को कुछ समझते ही नहीं, तुमको घमंड ही चढ़ गया। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और महाराज ने भी फिर लोगों का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि भाई इसमें ड्राइवर की भी गलती है, तो ड्राइवर को भी सजा मिलनी चाहिए। ड्राइवर और मालिक दोनों ही को कान पकड़कर उठाना बैठाना चाहिए और मेम साहब गिने। यानी फिर वो महाराज बोलता है कि भाई मैं दोनों को, ड्राइवर को भी और उस साहब को भी मैं कान पकड़कर उठक बैठक लगाऊंगा, और उसकी गिनती कौन करेगा, ये मेम साहब उनकी गिनती करेंगी। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा। फिर वो मेम साहब को बोलता है कि भाई तुम्हारी सजा है कि तुमको गिनती करनी होगी। पूरी 100 बैठकें, और पूरी 100 बैठकें गिनती करनी है और इनको 100 बैठकें निकालनी है। एक भी कम नहीं, ज़्यादा जितनी चाहे हो जाए, यानी 100 से एक भी कम नहीं होनी चाहिए। भले ज़्यादा हो जाएंगी तो चलेंगी, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बैठकें करेंगे, ड्राइवर और साहब, और आप गिनती करो। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, 2 ने ड्राइवर महोदय को। यानी उनमें से वो जो तमाशा जो देख रहे थे, उनमें से 2 लोगों ने साहब को हाथ पकड़कर उठाया और 2 लोगों ने ड्राइवर को उठाया। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वो बैठकें लगाने लगा। यानी ड्राइवर के पैर में चोट लगी थी, फिर भी वो उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हो जाता है और उठक बैठक लगाना शुरू कर देता है। साहब की अकड़ भी काफ़ी थी, आप लेट गए और उल जलूल बकने लगे। यानी साहब की अकड़ अभी गई नहीं थी, साहब की अकड़ अभी बाकी थी। साहब लेट गए और उल जलूल यानी कुछ भी वो बकने लगे थे। अंग्रेजी में वो जो भी कुछ बक रहे थे वो बक रहे थे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था, और उस समय में जब साहब उठक बैठक लगा नहीं रहे थे, तब इस महाराज को और भी गुस्सा आता है और भी वो क्रोधित हो जाते हैं। दिल में ठान लिया था कि इससे बिना 100 बैठकें लगवाए न छोड़ूंगा। और महाराज ने ये बात ठान ली थी कि जब तक ये 100 उठक बैठक नहीं लगाएगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं जाने नहीं दूंगा यहाँ से। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेलकर सड़क के नीचे गिरा दो। और फिर महाराज वहाँ पर बोलते हैं, 4 आदमियों तमाशा जो देख रहे थे उन लोगों में से बोलते हैं कि भाई ये जो गाड़ी जो खड़ी है इसको आप रास्ते के किनारे पे ढकेल दो, नीचे गिरा दो, ऐसा वो बोलते हैं। हुक्म की तेरी थी, 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी। यानी महाराज की सिर्फ बोलना बाकी था। जैसे ही महाराज ने बोला, उन्होंने 4 आदमी को बोला, लेकिन वहां पे जो तमाशा देख रहे थे उनमें से 50 लोग आकर उस गाड़ी के आजू बाजू में लिपट गए, गाड़ी को ढकेलने लगे। और वो जो सड़क थी वो सड़क बहुत ऊंची थी, सड़क के नीचे वो गाड़ी आराम से गिर सकती थी और नुकसान बहुत हो सकता था। दोनों तरफ की जमीन नीची, गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। यानी सड़क ऊपर बीच में जो सड़क थी वो ऊंची थी और जो सड़क के आजू बाजू की जो जमीन थी वो बहुत नीची थी। अगर गाड़ी सड़क पे से अगर गिर जाती तो वो बहुत नुकसान उस गाड़ी का होता था।
गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कराह कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी मत तोड़ो, हम उठेगा बैठेगा। यानी गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी, तभी वो साहब जो है वो जोर से आवाज़ लगा के, भाई गाड़ी को छोड़ दो, मैं उठता हूँ और उठक बैठक लगाता हूँ, मैं उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसके बाद का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।